अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस पढ़ेंगे। आगे मूव करने से पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन टोनी गाई की बुक टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर पॉजिटिव एक्शन पे बेस करती है, और इसके लिए मैं इस ऑथर का थैंकफुल हूँ कि उसके वर्क को मैंने यूज़ किया और इस प्रेजेंटेशन की तैयारी में हेल्प दी इसकी। ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली चैप्टर 3 पे बेस करती है और फर्स्ट हाफ इस प्रेजेंटेशन में डील किया गया है। ये प्रेजेंटेशन 5 सेक्शन पे मुश्तमिल है। पहले सेक्शन में मैं रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस किए कुछ डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स को शेयर करूंगा। उसके बाद कुछ 10 प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन प्रैक्टिस शेयर करूंगा। इसके बाद रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के बारे में बात, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन होती क्या है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से इस कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन दूंगा। उसके बाद चौथे सेक्शन में रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा, और फिर उसके बाद हमें जिन चीज़ों के बारे में माइंडफुल होना चाहिए रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन में एंगेज होने से पहले, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस है क्या। हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल के साथ रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसको दोबारा से रिविजिट करना होगा कि रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस है क्या। एक्चुअली जब हम रिफ्लेक्शन अपनी प्रैक्टिस पे करते हैं तो एक्चुअली हम ये करना चाह रहे हैं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कि कोई सेंस बनाना चाह रहे हैं। हम जांचना चाहते हैं कि क्या चीज़ वर्क कर रही है और क्या चीज़ नहीं वर्क कर रही है। इसके लिए हमें लुक बैक करना पड़ता है, हमें अपने एक्सपीरियंस को रिविजिट करना पड़ता है और अपने उस एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिसी का दूसरा नाम मेकिंग सेंस ऑफ योर प्रैक्टिस है। नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस की सेंस मेकिंग करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, इससे मकसद क्या है कि हम इससे कोई लर्निंग कर सकें, इससे कोई नॉलेज जनरेट कर सकें। जो वो नॉलेज जनरेट हुआ है, जो लर्निंग हुई है, वो हमारे फ्यूचर के एक्शंस को अफेक्ट करे। तो ये सारे रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस का मकसद ये होता है कि हम अपने फ्यूचर एक्शंस को रिफ्लेक्शन के ज़रिए से बेहतर करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस सिर्फ नॉविस टीचर्स के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। उन्हें अपनी टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस जो हैं उनको रिविजिट करने का मौका देता है ये रिफ्लेक्शन। और हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं या टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस हैं उनको सामने रखते हैं, रिविजिट करते हैं उन्हें, और उनसे फिर कोई लेसन लर्न करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर के एक्शंस को बेहतर कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर जो है, अगर वो अपने क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से इश्यूज जो उसे फेस करने पड़ रहे हैं उनके बारे में क्लासरूम से आने के बाद या शाम को बैठ के डायरी लिखते हुए वो उस एक्सपीरियंस को दोबारा से विज़िट करता है, उसको डायरी की सूरत में लिखता है, तो उसमें वो उस प्रैक्टिस की वजह से
और उन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स के बारे में गौर व फिक्र करता है कि किन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया द वे ही बिहेव्ड, और या उसके स्टूडेंट्स ने जिस तरह से बिहेव किया अगर ये कोई कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल थी, तो इससे वो अपनी प्रैक्टिस को, फ्यूचर की प्रैक्टिस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है, क्या लेसन लर्न कर सकता है इस एक्सपीरियंस से, और इसके एक्सपीरियंस पे के ऊपर रिफ्लेक्शन करने पे जो वो लेसन लर्न कर सकता है और फ्यूचर के जो उसके एक्शंस हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस कहलाता है। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीचर्स को, क्योंकि वो या अपनी प्रैक्टिस को कभी एग्ज़ामिन करते ही नहीं हैं या बहुत कम एग्ज़ामिन करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर टीचिंग जो है हैबिचुअल हो जाती है, यानी हम एक रूटीन की सूरत में, एक रूटीन की शक्ल में टीचिंग किए जा रहे हैं और हम अपने उन एक्शंस को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम 10 प्रिंसिपल्स दैट कैरेक्टराइज द प्रैक्टिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट हैं और जब भी हम रिफ्लेक्शन कर रहे हों तो हमें इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना चाहिए। पहला प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज अ डिस्कोर्स। मतलब ये है कि सॉरी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है ये एक डिस्कोर्स है, और यहाँ इसको समझने के लिए कि डिस्कोर्स होता क्या है, इसको डिफाइन करते हैं कि ये अ सेट ऑफ मीनिंग्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, स्टोरीज हैं एंड सो ऑन विच प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर वर्जन ऑफ इवेंट्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्कोर्स से मुराद ये है कि वो स्टोरीज, वो स्टेटमेंट्स, वो मीनिंग्स जो हमने एट्रीब्यूट किए हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो डिस्कोर्स कहलाते हैं। और ये जो डिस्कोर्स होता है, मसलन हाँ आपने किसी चीज़ पे रिफ्लेक्शन, किसी अपने एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्शन किया है, तो आपने एक कोई मीनिंग जनरेट किया होगा, कोई स्टोरी जनरेट की होगी, उससे कुछ स्टेटमेंट्स आपने जनरेट की होंगी, जिसको मैंने कहा था पहले कहा कि नॉलेज जनरेट करते हैं। तो वो जो मीनिंग स्टेटमेंट या स्टोरीज हैं वो आपको हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने में, आपके प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में। अच्छा, ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो डिस्कोर्स है, ये बाज़ दफ़ा हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? इस तरह से होता है कि हमने जब उस पर रिफ्लेक्ट किया, उस पर उस एक्सपीरियंस को एनालाइज किया, और फिर उसके बाद जो नॉलेज जनरेट हुआ है वो हमारी जो टेकन फॉर ग्रांटेड प्रैक्टिसेस थी, जो हम हैबिचुअली किए जा रहे थे, उनको, स्टेटस को क्वेश्चन कर देती है ये डिस्कोर्स, उसको चैलेंज कर देती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए, डिस्कोर्स जो है हमें हेल्पफुल होता है, ये डिस्टर्ब करेगा हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को, लेकिन यह हमें अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ भी हमें सोचने पे मजबूर करेगा और हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ, स्टेप्स लेने की तरफ पुश करेगा। अच्छा जी, इसका एक और मतलब ये है कि ये डिस्कोर्स अगर है तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का जो, या रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन जो है, ये इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप किया जाना चाहिए, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और इसे किसी भी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जो भी उसके पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, इस डिस्कोर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन
में डिसमिनेट किया कर देना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की वजह से जो सर्टन इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, या इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कुछ सर्टन थिंग्स जो हैं दिखाई दे रही हैं, वो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को के लिए बेनिफिशियल होगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो दे। डिस्कोर्स, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एज अ डिस्कोर्स हमें यही बताता है कि हमें उन डिस्कोर्सेस को, उस कन्वर्सेशन को डिसिमिनेट करना चाहिए। इस कन्वर्सेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए किसी जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, थ्रू द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, ये तो नेक्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज फ्यूल्ड एंड एनर्जाइज्ड बाय एक्सपीरियंस। ये तो हम बड़ी दफ़ा पहले बात कर चुके हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है उसके लिए एक्सपीरियंस तो एक रॉ मटेरियल होता है। यानी ये एक्सपीरियंस होगा तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ चलेंगे। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यही एक्सपीरियंस जो है ये फ्यूल भी देता है और उसको एनर्जाइज भी करता है कि हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करें। अच्छा, रिफ्लेक्शन करें और उससे अपनी प्रैक्टिस को फर्दर इम्प्रूव करें। अच्छा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की जैसे कि पहले भी बात हुई थी, दो तरह से ब्रॉडरली अगर हम कहें तो किया जाए कि बाद दफ़ा एक होता है डेफिशिएंसी बेस्ड और दूसरा होता है स्ट्रेंथ बेस्ड रिफ्लेक्शन। एक तो ये है कि हम रिफ्लेक्ट करें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लमैटिक, ट्रबलसम और अनफुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस पे, जिसको कहेंगे डेफिशिएंसी बेस्ड रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है कि हम अपनी सक्सेसेस जो हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करें और आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने, वो हमारी कौन सी स्ट्रेंथ्स थी जिन्होंने हमें ये सक्सेसेस अवॉर्ड की। तो हम कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखें जिनसे हमें फ्यूचर में फर्दर सक्सेस मिले। जी, थर्ड है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ रिफ्लेक्टिव टर्न। यानी इसमें ये है, इसका मतलब रिफ्लेक्टिव टर्न से मुराद ये है कि आप वापस जाते हैं, लुक अगेन, रिटर्न टू लुक अगेन, और क्या करते हैं कि जो आपकी टेकन फॉर ग्रांटेड वैल्यूज है, जो आपकी टेकन फॉर ग्रांटेड प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है और प्रैक्टिसेस हैं, उनको आप रिविजिट करते हैं और उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फोकस किस पे है? उन रूटीन्स पे, रिचुअल्स पे और एवरीडे एक्रेंसेस पे जिनको हम बस ऐसे किए जा रहे होते हैं, हम उनको इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि ये जो हमारी डेली की ये प्रैक्टिसेस हैं, जो जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड प्रैक्टिसेस हैं, जिनको हम एग्जामिन करते ही नहीं हैं, उनको भी हमने एग्जामिन करना है। इसका एक और मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल जो इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, सिर्फ उनको ही नहीं एनालाइज करना, उन्हीं पे रिफ्लेक्ट नहीं करना, बल्कि टर्न से मुराद ये है कि आप जो है वो पर्टिकुलर आप अपने ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें और आपने किसी इंसिडेंट में जो अगर स्मॉलर पार्ट भी प्ले किया है, जो सिग्निफिकेंट नहीं था, उस पर भी रिफ्लेक्ट करें। यानी मतलब ये है कि हमें सिर्फ मेजर इंसिडेंट पे ही नहीं,
बल्कि माइनर इंसिडेंट्स पे भी, और हमारी जो रूटीन्स, रिचुअल्स और एवरीडे के अक्रेंसेस हैं उन पर भी हमें तवज्जो देनी है, उन पे भी रिफ्लेक्ट करना है, उनको भी एनालाइज करना है और उनसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करके, नॉलेज जनरेट करके अपनी प्रैक्टिस को फर्दर इम्प्रूव करना है। जी, प्रिंसिपल नंबर 4। अच्छा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज कंसर्न विद लर्निंग हाउ टू अकाउंट फॉर आवरसेल्फ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल एक्चुअली ये कहता है कि हमने सीखना है कि हम डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्लेन कर सके, जस्टिफाई कर सके अपनी टीचिंग को। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी, चाहे स्कूल्स में, हमारे यहाँ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अकाउंटेबिलिटी कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी हमें अपने एक्शंस को ना सिर्फ डिस्क्राइब करना पड़ता है बल्कि एक्सप्लेन और जस्टिफाई करना पड़ता है। यानी हम जो मेथड्स यूज एज अ टीचर, हम जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, हमें उसके लिए एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं। हमें जो भी, फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में जो इंस्पेक्शन का कल्चर है, हमें एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि हमारी प्रैक्टिस किस तरह से उन स्टैंडर्ड्स को मीट करती है जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, वो ये है कि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को, पहला तो था कि हमें उस ब्लेम कल्चर से बचने के लिए भी अपनी प्रैक्टिसेस के लिए, अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमें अपने जो टीचिंग है उसको ना सिर्फ डिस्क्राइब करना आता हो, एक्सप्लेन करना आता हो और जस्टिफाई करना होता हो। और ये हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जहाँ पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर को अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो जस्टिफाई करनी पड़े, यानी उनकी प्रैक्टिस जो है वो जस्टिफाइएबल हो, कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, यानी उससे सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है और कोई नुकसान नहीं मिल रहा। जी, पांचवा जो प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैन बी अंडरस्टूड एज अ डिस्पोजिशन टू इंक्वायरी। अच्छा, ये इनका कहना ये है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो आपको एक डिस्पोजिशन के तौर पे लेना है। डिस्पोजिशन क्या है? टेंडेंसी टू एक्ट इन अ सर्टन वे। तो जब भी कोई सिचुएशन ऐसे एक आए तो आप हमेशा उसी तरह से बिहेव करें, योर प्रिपेयर्डनेस फॉर दैट पर्टिकुलर वे ऑफ एक्शन, उसको डिस्पोजिशन कहा। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को हमने ये नहीं लेना कि ये कोई कलेक्शन ऑफ मेथड्स है या कोई हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हमने टूल बॉक्स में रखा हुआ और हमें जब ज़रूरत पड़ेगी उसको लेंगे। नहीं, इसको ऐसे नहीं करना। ये एक टीचर होने के नाते ये आपकी डिस्पोजिशन का हिस्सा होना चाहिए। टीचर डिस्पोजिशन का हिस्सा हो कि वो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को रिफ्लेक्टिव लेंसेज से देखे। अब रिफ्लेक्टिव लेंसेज से देखने का मतलब ये है, वही रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस, जैसे हम अपनी ही प्रैक्टिस को क्वेश्चन करते हैं, उसको सिस्टमेटिकली देखते हैं,
और हम चाहते हैं कि उससे कुछ लर्न कर सकें, ताकि उस लर्निंग से हम अपने अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। सिक्स्थ प्रिंसिपल है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज इंटरेस्ट सर्विंग। क्या मतलब है इसका? यानी जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, या जिन चीज़ों पे जिन एक्सपीरियंसेस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारे जहन में कोई ना कोई पर्पस होता है, या हमारे जहन में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। अब वो इंटरेस्ट जो है, वो ये पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, और सोशल भी हो सकता है। यानी जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में नॉलेज जनरेट करते हैं, हमारा मकसद इम्प्रूवमेंट होता है। हम कोई पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ करना चाहते हैं उस नॉलेज से जो हमने रिफ्लेक्शन के नतीजे में जनरेट किया होता है, या हम ये करना चाह रहे हैं कि हम उस नॉलेज से कोई डिज़ायर्ड और जस्टिफाइएबल एम जो है वो अचीव करना चाहते हैं। अच्छा जी, हमें जब जब हम रिफ्लेक्शन कर रहे हों, तो हमें ये इस प्रिंसिपल को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये जो कुछ भी हम नॉलेज जनरेट करके और फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, या उससे सॉरी, जो कोई भी पर्पस जो है फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि वो किसके पर्पसेस, किसके इंटरेस्ट इस रिफ्लेक्शन से फुलफिल होंगे। क्या वो पर्सनल होंगे, प्रोफेशनल होंगे, पॉलिटिकल होंगे, या सोशल होंगे। तो हमें इन चीज़ों का का ख्याल रखना होता है, बीइंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। अच्छा जी, सेवंथ प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज एनेक्टेड बाय दोज हु आर क्रिटिकल थिंकर्स। जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वही रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है। यानी हमें जब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, तो हमें उसके लिए क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ये है कि हमने ऐसे हमने हम ये चाह रहे होते हैं, जब हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करते हैं तो हम चाह ये रहे होते हैं कि हम एग्जिस्टिंग ऑर्डर को ट्रांसफॉर्म करें, ताकि हम जो लर्नर के लिए एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्लान कर रहे हैं या उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर होते हुए हम प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ज़्यादातर जब इस तरह के क्वेश्चन, अब ये प्रोबिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते किस तरह से हैं, वो वाई टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जब किसी से आप वाई टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये एक्चुअली ये क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं। टोनी गाय कहता है कि सजेस्ट करता है कि वाई क्वेश्चंस को हमें हाउ क्वेश्चन से बैलेंस करना चाहिए। क्यों? जो हाउ क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली हमें रास्ता बताते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यानी हमें सिर्फ
क्रिटिकल हो के और अपने आप को क्रिटिकल हो के पैरालाइज नहीं करना, अपने आप में ही वो अपनी क्वेश्चनिंग किए जाना, प्रोबिंग किए जाना और अपने आप को चैलेंज किया जाना, जिससे आप अपने आप को अपनी आइडेंटिटी को, प्रोफेशनल आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर हाउ क्वेश्चंस पे आप फोकस करें या उसको बैलेंस करें वाई को हाउ क्वेश्चंस के साथ, तो एक्चुअली आप क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये आपको एक डेवलपिंग पर्सन बनाती है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते या क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नहीं करते तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले हो। आप तो अपनी वही प्रैक्टिसेस हैबिचुअली रूटीन की सूरत में करते जाएंगे और कभी उस पर कभी क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, अपनी प्रैक्टिस को कभी क्रिटिकली देखेंगे ही नहीं, एनालाइज ही नहीं करेंगे, तो आप हैबिचुअली उसी प्रैक्टिस को किए जाएंगे और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी आप वैसे ही रहेंगे जैसे कि आज आपकी प्रैक्टिसेस है। अच्छा जी, 8th प्रिंसिपल जो है वो हमें सजेस्ट करता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज अ वे ऑफ डिकोडिंग अ सिंबॉलिक लैंडस्केप। अब इंटरेस्टिंग है कि सिंबॉलिक लैंडस्केप क्या है। टोनी गाय बताता है कि हमारा एवरीडे की जो वर्ल्ड है, एवरीडे टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ल्ड, वो टीचिंग लर्निंग की है, स्कूल की है, क्लासरूम की है, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट की है, वो सारी जो है वो सिंबॉलिक लैंडस्केप बनाती हैं। अच्छा, सिंबॉलिक मतलब ये कि हर चीज़ के सर्टन मीनिंग्स हैं और उन मीनिंग्स को डिकोड करना, उनका मीनिंग का मतलब निकालना एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का काम है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है वो इस चीज़ पे भी रिफ्लेक्ट करता है। अब तक आपने देखा होगा कि हमारा ज़्यादातर फोकस अपनी प्रैक्टिसेस पे ही था। अब स्कूल कल्चर पे भी फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप फोकस कर सकते हैं कि क्लासरूम का फर्नीचर किस तरह से अरेंज किया गया है, किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जा रहा है और वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रही हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्कूल के अंदर क्या चीज़ डिस्प्ले की गई है। और जब हम नॉन मटेरियल कल्चर की तरफ आते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर। इंटरेस्टिंग है कि लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। वो क्या चीज़ है, वो क्या एक्ट हैं जिन पे रिवार्ड दिए जाते हैं, किन एक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और किन एक्ट्स को कहा जाता है कि ये सिग्निफिकेंट है। 9th प्रिंसिपल की बात आएगी। 9th प्रिंसिपल, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सिट्स एट द इंटरफेस बिटवीन नोशंस ऑफ प्रैक्टिस एंड थ्योरी। अच्छा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स के नज़दीक इन दोनों आइडियाज़ के बड़े पर्टिकुलर व्यूज़ हैं। जब बड़े सिस्टमैटिक वे में और रिगरस वे में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स अपनी प्रैक्टिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बड़ी मीनिंगफुल थ्योरीज ऑफ एक्शन जो है वो जनरेट करते हैं। उनको लिविंग थ्योरीज भी कह सकते हैं। लिविंग इस सेंस में कि ये थ्योरीज जो हैं वो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशंस, एक्चुअल टीचिंग एपिसोड्स से क्रिएट हुई होती हैं। रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस इस थ्योरी को
जो कि अभी जो अकाउंट या थ्योरी आपने कहा, जो वर्जन ऑफ रियलिटी जो है अभी जो क्रिएट किया थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन प्रैक्टिस से, उसको लिंक कर देती है आपकी टीचिंग प्रैक्टिस से। और ये लिंकिंग जो है ये बड़ा ही क्रिएटिव प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है ये एक क्रिएटिव प्रोसेस भी है। क्रिटिकल प्रोसेस इससे पहले बात की थी, ये एक क्रिएटिव प्रोसेस भी है जिसमें हम थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ, यानी वो जो हमारी स्टोरी है जो हमने डेवलप की रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस से, थ्योरी वो लिंक कर देती है थ्योरी को प्रैक्टिस से, और ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। अच्छा जी, 10th जो प्रिंसिपल है वो बात करता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ऑक्युपाइज अ पोजीशन एट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ नोइंग। अच्छा जी, यहाँ पर जो बात है वो है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो हमें बताती है कि देर आर मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग। अगर इससे पहले बात करें, इससे अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अलावा हमारे पास एक साइंटिफिक नॉलेज है जो रिसर्च के ज़रिए से प्रोड्यूस होता है, रिसर्च कंडक्ट करने के बाद जो नॉलेज प्रोड्यूस हुआ, तो नतीजे के तौर पर जो नॉलेज है इससे पहले ये बिलीव किया जा रहा था कि वो वैलिड है। लेकिन अब जो कहा गया, जब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात आई, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वे ऑफ नोइंग जो है ये भी, इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई जितना कि ये एक साइंटिफिक नॉलेज है। बल्कि शायद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो हैं इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो इसलिए कि ये उन थ्योरीज पे बेस करता है, उन लिविंग थ्योरीज पे बेस करता है ये नॉलेज, जो उस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर ने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अपने एक्सपीरियंस से जनरेट किया होता थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इस सेक्शन में रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के बारे में बात की जाएगी। रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन होती क्या है, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन है क्या। रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन एक्चुअली एक मीडियम है जिसके ज़रिए से हम अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और हम अपनी जो एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं उनको क्वेश्चन करते हैं, उनको स्क्रूटिनाइज करते हैं, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं इन्होंने किस तरह से हमारी प्रैक्टिसेस को शेप किया है। इसमें दो बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि ये रिफ्लेक्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस से लर्न करने का एक तरीका है। दूसरा ये है कि इसमें हमें अपनी एजुकेशनल वैल्यूज़ को क्वेश्चन करना है। अब ये पहले कंसेप्ट से तो आप वाकिफ़ हैं, वही रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट ज़रा उसकी क्लैरिटी के लिए मैं ये कहूँगा कि व्हाट इज़ एजुकेशनल वैल्यूज़। तो एजुकेशनल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रायोरिटीज़ हैं जो एक रिसर्चर ने एक टीचर ने तय की होती है। मसलन अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी एजुकेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, एक वैल्यू की बात करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करना चाहता हूँ। अब ये वैल्यू है, और इससे मेरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो यही वैल्यूज़ जो है मेरी प्रैक्टिसेस को डिटरमिन कर रही हैं। जैसे मैं डिस्कशन पे ज़ोर दूंगा, कोऑपरेटिव लर्निंग पे ज़ोर दूंगा, और इसी तरह के कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज़ करूंगा, ताकि ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनको मैं अपनी प्रैक्टिसेस में ला सकूं। तो अब रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन है क्या? असल में अगर इसको एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं कि मसलन आपने
टीचिंग प्रैक्टिकम आपने बीएड प्रोग्राम में अटेंड किया। इसमें आपका एक सुपरवाइज़र अलॉट किया गया और उसके बाद आपको स्कूल में भी एक आध टीचर सीनियर टीचर जो है वो अलॉट किया गया। आप इन दोनों टीचर से आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते, उनसे शेयर करते अपनी अपनी अपने एक्सपीरियंसेस को, और फिर एक्सपीरियंसेस के साथ बाज़ दफ़ा अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन का प्रोसेस है। और हम इससे क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? हम इससे लर्न करना चाहते हैं, हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको क्वेश्चन करना चाहते हैं। उसकी बेस पे हम अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, जब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो रही होती है तो हम इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, री इंटरप्रेट करते हैं उन वैल्यूज़ को, यानी उन वैल्यूज़ के जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं उनको दोबारा से देखते हैं, वो वैल्यूज़ जिन्होंने हमारे एक्शंस को गाइड किया इन द पास्ट। अच्छा, ये याद रखना है कि ये कोलैबोरेटिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है। कोलैबोरेटिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस क्या मतलब कि ये कोई इंडिविजुअल का काम नहीं है जिसमें वो, जैसे कि हम रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस करते हैं कि हमने कोई एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद हम उसके ऊपर अपने रिफ्लेक्शन लिखते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल प्राइवेट प्रोसेस है। ये जो है ये एक पब्लिक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और जिसमें स्टूडेंट जो टीचर है, स्टूडेंट टीचर, यानी वो फॉर एग्जांपल जैसे बीएड का जो स्टूडेंट जो टीचिंग के लिए स्कूल में मौजूद है, वो अपने सुपरवाइज़र जो कि यूनिवर्सिटी में मौजूद है, उसका टीचर जो उस टीचिंग प्रैक्टिकम से को सुपरवाइज़ कर रहा है, उससे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। और इस एक्सपीरियंस की शेयरिंग कोलैबोरेटिव मीनिंग मेकिंग के दौरान अगर हम एजुकेशनल वैल्यूज़ को भी क्वेश्चन करते हैं तो ये एक्चुअली रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन कहलाएगी। और इससे ना सिर्फ कोलैबोरेटिव नॉलेज प्रोड्यूस होता है बल्कि फर्दर लर्निंग होती है, इम्प्रूवमेंट आती है प्रैक्टिस में। और इस रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है और एम भी यही होता है कि जो उस स्टूडेंट टीचर ने अपने पर्सपेक्टिव्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ जो उसने पहले से तय की होती हैं, हो सकता है कि इस कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरेशन और चैलेंजिंग और जस्टिफिकेशन के दौरान वो इस नतीजे पे आए कि मुझे ये पर्सपेक्टिव्स, मुझे ये अपने एटीट्यूड, ये मेरे वैल्यूज़ जो हैं ये बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक डिफरेंस जहन में रखना है कि रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन और टेक्निकली फोकस्ड कन्वर्सेशन में फ़र्क होगा। बड़ा सटल सा डिफरेंस है। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट टीचर है या टीचर्स आपस में बैठ के कोलैबोरेटिवली एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे मीनिंग मेकिंग करते हैं, और लेकिन इसके दौरान क्वेश्चनिंग जो वैल्यूज़ की होती है, यानी वैल्यूज़ को डिस्कस करना और वैल्यूज़ की सूटेबिलिटी को स्क्रूटिनाइज करना, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर लेके आना, इस टेक्निकली फोकस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होगा। वो टेक्निकली फोकस कन्वर्सेशन तो होगी, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन नहीं होगी। क्यों? रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन का इम्पॉर्टेंट जो एक करेक्टरिस्टिक है कि हम क्वेश्चन करते हैं अपनी एजुकेशनल वैल्यूज़ को। अगर एजुकेशनल वैल्यूज़ क्वेश्चन नहीं हो रही तो समझें कि आप टेक्निकली फोकस कन्वर्सेशन कर रहे हैं और रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं।
यहाँ मैंने एक वीडियो शेयर की है एक रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के हवाले से कि जी एक्चुअली की कैसे जा रही है। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक पे क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। कोई इतनी लंबी नहीं है, 2-3 मिनट्स की है ये। और आप इस वीडियो को देख के तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन में इंडल्ज होते हैं, किस तरह से की जाती है। अच्छा, इससे पहले जो आपको आइडिया हो गया होगा कि जी ये तो किसी सुपरवाइज़र और स्टूडेंट टीचर के दरमियान हो। अब यहाँ पर आपको एक और पर्सपेक्टिव से ये रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन का बताना था कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है एक और तरीके से भी की जा सकती है, जिसमें सारे टीचर्स जो हैं वो मिल के तो किसी अपने टीचिंग के बारे में पब्लिकली डिस्कस करते हैं। ये मीटिंग रूम हो सकता है जिसमें वो बैठ के डिस्कस करें अपने टीचिंग के। ये एक बड़ा करेजस वर्क है जिसमें आप लोगों के सामने पब्लिकली अपनी जो टीचिंग जो है, आपकी डेफिशिएंसी जो है उनके बारे में बात करते हैं। और ख़ाली डेफिशिएंसी ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ्स की भी बात करते हैं। तो यानी वो रिफ्लेक्शन जो आपका पहले प्राइवेट था अब वो पब्लिक हो चुका है। अब वो आप अपने कोलीग्स के साथ जो है वो इस रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस सेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को डिस्कस किया जाएगा। टोनी गाई के मुताबिक 8 डिफरेंट रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करता है। पहले इसको मैं पढ़ देता हूँ कि ये हैं क्या, और फिर उसके बाद जो है बारी बारी एक एक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया जाएगा। पहला है कि इट प्रोवाइड्स अ फोकस ऑन एजुकेशनल वैल्यूज़। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि इट मूव्स फ्रॉम द प्राइवेट टू द पब्लिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि इट टेक्स अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि इट पुशेस द पार्टिसिपेंट्स अडॉप्ट अ रिफ्लेक्टिव पोस्चर। फिफ्थ है इट इज़ लोकेटेड इन टाइम एंड स्पेस। सिक्स्थ है इट मेक्स सेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सेवंथ है it interrogates educators' experiences. Eighth है it has the potential to enlighten and empower. जी, पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे डिटेल के साथ। यह है क्या? जी, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट प्रोवाइड्स अ फोकस ऑन एजुकेशनल वैल्यूज़। जैसे कि पहले बात की थी कि रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन में एजुकेशनल वैल्यूज़ को क्वेश्चन करना, कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बगैर ये रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन नहीं कहलाएगी। और इसमें उन एजुकेशनल वैल्यूज़ को क्वेश्चन करना है जो टीचर जिन के बारे में कमिटेड है और जिनको वो एजुकेशनल वैल्यूज़ को लेके अपनी प्रैक्टिसेस में उसने यूज़ कर रहा है ताकि वो उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को बेहतर कर सके। ये याद रखना है कि हमारी प्रोफेशनल वैल्यूज़ ही हैं जो हमें द काइंड ऑफ टीचर दैट वी आर, यानी हमें एक किस्म का टीचर बनाती क्या है, वो हमारी वैल्यूज़ हैं। यानी एक टीचर को दूसरे टीचर से डिस्टिंग्विश जो चीज़ करती है वो उसकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। तो अगर प्रोफेशनल वैल्यूज़ जो हैं टीचर की मसलन यही वैल्यूज़ जो हैं ये टीचर की टीचिंग को शेप देती हैं, उन्हें पर्पस देती हैं। और हमें जब रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन में इंडल्ज होना है, जब ये रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन करनी है, तो हमें मसलन स्टूडेंट टीचर को जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसे क्लैरिफाई करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है अपनी उन वैल्यूज़ को। और उन वैल्यूज़ की
ये कोई आसान काम नहीं है। इवन जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उन्हें भी अपनी वैल्यूज़ को आर्टिकुलेट करने में, डिस्क्राइब करने में, जस्टिफाई करने में, क्लैरिफाई करने में मुश्किल होती है, और उन्हें उन चीज़ों को एड्रेस करने में मुश्किल आती है जो उन्हें अपनी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने के लिए रुकावट बनती हैं।